हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा ये वीडियो दो पार्ट में हम लोग इस आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारे वीडियो का पार्ट होगा राइज ऑफ मगध एंड इसका दूसरा पार्ट होगा फॉरेन इन्वेजन। राइट। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो के अपडेट लगातार मिलती रहे। फिलहाल तो बात करते हैं मगध की। तो इसके सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो महाभारत और पुराण दोनों में ही इसका हमें अच्छे से जिक्र मिलता है। राइट। जहाँ पे ये माना जाता है कि जो मतलब महाभारत के हिसाब से अगर बात करें तो मगध राज्य का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ का जो बेटा था उसका नाम था जरासंध। और ऐसा माना जाता है कि जरासंध की का जो हत्या है वो भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी। तो ये एक पौराणिक साक्ष्य है या हमें कह सकते हैं कि एक महाभारत के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से इसकी हिस्ट्री आती है। लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्यों पे और आर्कियोलॉजिकल बेस्ड एविडेंसेस के ऊपर हम जाएं तो हमें सबसे पहले जो पॉलिटिकल डायनेस्टी देखने को मिलती है यानी राजनीतिक ताकत मगध की देखने को मिलती है वो सबसे पहले हर्यक वंश है। इसका जो शासन है वो आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर 430 ईसा पूर्व के बीच में इस वंश का शासन देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है सम्राट बिम्बिसार का, जो कि 544 बीसी से 493 बीसी यानी 544 से 493 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करते हैं। तो जब ये मगध के सिंहासन पर बैठता है बिम्बिसार तो उस टाइम पे ये गौतम बुद्ध का समकालीन शासक माना जाता है। अभी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की भी कहानी मैं अपने वीडियोस आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल मैं इनके बारे में अभी थोड़ा सा बस इतना ही डिस्कस करना चाहूँगा। फिर ये चीज़ है कि बिम्बिसार जो है वो कुल मिला के 49 साल रूल करता है और उसकी जो राजधानी थी उस टाइम पे वो राजगिरी ही थी यानी राजगीर, आज का मॉडर्न डे राजगीर पड़ता है। वो एक काफ़ी समझदार व्यक्ति था और जो उसके अंदर राजनीतिक दूरदर्शिता थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसी से वो समझ गया था कि मगध को एक बड़ा साम्राज्य बनाने की वक्त की ज़रूरत है और इसलिए उसने इस दिशा में काफ़ी प्रयास करने भी शुरू कर दिए। उसकी जो पहली पत्नी थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, जो कि जिसने कौशल नरेश ने दहेज के रूप में काशी का कुछ हिस्सा दे दिया था। वहीं बिम्बिसार की जो दूसरी पत्नी थी चिलन्ना वो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, सॉरी बेटी थी। वहीं वासवी भी मद्र राजकुमारी थी जो कि मद्र देश हुआ करता था पंजाब में, पंजाब राज्य में हुआ करता था, सेंट्रल पंजाब में। तो इस तरह के जो वैवाहिक संबंध थे इसकी वजह से उसकी प्रतिष्ठा और उसकी साम्राज्य उसका साम्राज्य भी काफ़ी विस्तार हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसने जीवक नाम के एक फिजिशियन को भी भेजा था जो कि अवंती नरेश जो था उस समय का उसको इसने हील कर दिया था। तो इस तरह से अगर मैं अवंती नरेश उस समय चंड प्रद्योत उसका नाम था तो उस समय बीमार पड़ गया था तो यही जीवक नाम के अपने फिजिशियन को भेजा था। तो कुल मिला के बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सबसे अच्छे से बना के चलता था। इसके अलावा अंगराज्य को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब इसके टाइम पे आते आते मगध का जो हमें विस्तार देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है।
ये आपका मगध का महाजनपद है इस टाइम पे आते आते, और ये बिम्बिसार माने जाते हैं। ठीक है, ये बिम्बिसार। और अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु जो था ये बिम्बिसार का बेटा था, और ये आपका बेसिकली जो है अपने पिता की ही जो साम्राज्य विस्तार की जो पॉलिसी है, यानी कि एम्पायर एक्सपेंशन की, उसको कंटिन्यू करता है। और ये जो है जरिया चुनता है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का। यहाँ पे ये एक कोसल के साथ युद्ध शुरू करता है, मगध और कोसल के बीच में। और बहुत समय तक ये एक अनडिसाइसिव वॉर रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद आखिरकार प्रसेनजीत ने काशी को अजातशत्रु के हाथ में हैंड ओवर कर दिया। फिर इसके बाद अजातशत्रु ने एक बड़ा लंबा और एक जिसे कहते हैं कि काफ़ी तैयारियों के साथ लिच्छवी वैशाली की लिच्छवियों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था। इस पर्पस के लिए वो भगवान बुद्ध से मिला, और वहाँ पे भगवान बुद्ध ने उन्हें ये सलाह दी कि लिच्छवियों की ताकत को ख़त्म करने के लिए उनके बीच में जो एकता है उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है वस्त्रकार, जो उसका प्रधानमंत्री था, प्रधान सलाहकार था, उसको दूसरों की नज़र में धोखे से, मतलब दूसरों की नज़र में उसने ऐसा ट्रीट किया कि वो उसे अपने राज्य से निष्कासित कर रहा है, जबकि ये उसके प्लानिंग का हिस्सा था। और वहाँ पे वो काफ़ी लंबे टाइम तक लिच्छवी में रहता है, और अपने चालाकी और कूटनीति की वजह से जो लिच्छवी का जो गणराज्य है, जो गण संघ है, उसको पूरी तरह से उसकी जो यूनिटी है उसको ख़त्म कर देता है। बस इसी मौके की तलाश रहती है। तो जब वस्त्रकार इस टाइम पे ये सब काम कर रहा था, तो अजातशत्रु क्या कर रहा था इस टाइम पे वो दो बहुत महत्वपूर्ण वॉर इक्विपमेंट बना रहा था, जो कि लोहे से बने थे। उसका नाम है रथ मूसल एंड महाशील कंटक। रथ मूसल क्या था कि रथ मूसल वॉज अ चैरियट विथ बिग ब्लेड्स एंड एरोज अटैच्ड विथ इट। इट वॉज काइंड ऑफ एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न टैंक। यही मिला महाशील कंटक जो था वो कैटापोल्ट था, यानी कि एक ऐसा मशीन था जिसकी वजह से जो बड़ा सा पत्थर होता था या बोल्डर होता था उसको दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। तो ये था। इसके बाद विद दिस प्रिपरेशन ही वेंट आउट फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ लिच्छवीज। विद दीज टू वॉर इक्विपमेंट्स ही क्रश्ड द पावर ऑफ लिच्छवी एंड मेड देम सब्सिडी टू मगध। तो यहाँ तक इन्होंने लिच्छवी का खात्मा कर दिया, और यहाँ तक आते आते जो मगध साम्राज्य की जो सीमा हो जाती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, और ये था आपका अजातशत्रु। ये जो था इसको कहते हैं रथ मुसल, और ये है महाशील कंटक। अब सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अजातशत्रु के जो सक्सेसर हैं वो पहला है उदयन रहता है। तो उदयन आफ्टर अजातशत्रु डेथ इन 462 BC केम टू द थ्रोन। ही वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु एंड ग्रैंडसन ऑफ बिम्बिसार, यानी कि पोता था बिम्बिसार का और अजातशत्रु का बेटा था। इसने क्या किया, इसने पाटलिपुत्र नाम का एक नया शहर बसाया जो कि सोन और गंगा के संगम पर स्थित था। 430 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक इसके उत्तराधिकारी बना जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी इतना काबिल नहीं रहता है कि मगध के राज सिंहासन को संभाल सके। इसलिए शेषुनाग जो है इन सभी को निपटा के यहाँ पे शेषुनाग वंश की स्थापना करते हैं। अब शेषुनाग डायनेस्टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो 430 से लेकर 364 BC तक रूल करने वाली शेषुनाग डायनेस्टी थी। और इसके हमें दो प्रमुख राजा देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे थे उनके हमें जानना नहीं है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री बहुत लंबी है और हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरत है। तो शेषुनाग जो है
पहले आता है 430 BC में, और ये मगध पे रूल करता है। ये क्या करता है कि अवंती, वत्स और कोसल इन तीनों राज्यों को हरा के मगध की जो बाउंड्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब जो है मगध की जो सीमा है, अब क्या हो गई, वैशाली अंग पहले ही बिम्बिसार ने जीत लिया है, अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हरा दिया है, और किसको हराया था, कोसल को हराया था, लेकिन वो सबड्यू नहीं हुआ था। यहाँ पे शिशुनाग ने, उदयन ने कुछ मतलब ऐसे ही छोटे मोटे किए, लेकिन फाइनली अवंती, वत्स और कोसल इन तीनों को निपटाने में शिशुनाग का काफ़ी ज़्यादा रोल था। फिर इसके बाद आता है कालाशोक, इसका बेटा था, और इसे काकवंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने क्या किया, इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई वैशाली की जगह, ठीक है, क्योंकि शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी, तो वैशाली से ट्रांसफर करके इसने पाटलिपुत्र बना दी। और माना जाता है कि कालाशोक की जो हत्या है वो एक शाही महल की जो षड्यंत्र था उसके तहत हुआ था, और इसका जो षड्यंत्रकारी था वो माना जाता है वो नंद साम्राज्य का संस्थापक था। तो मगध का जो इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा मैप देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये एक्सपेंड होके जहाँ पे ये यहाँ तक था, वो अब यहाँ तक इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अब ये एक प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है कि मगध की पावर अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बाद आता है नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी जो रहती है 364 से 324 BC के बीच में रहती है, और ऐसा माना जाता है कि एक चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नंद है, ये नंद एम्पायर में कुल मिला के 9 राजा थे, जिन 9 नंद इन्हें कहा जाता है, जिनमें से एक महापद्म थे, और इसके 8 बेटे थे। तो ये थे। तो महापद्मनंद जो था वो कुछ विद्वानों के अनुसार वो नाई था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके सभी बेटे जो हैं वो भी नाई समुदाय से थे, और इसको जो है अगर हम साहित्य की अगर बात करें तो इसे जो है सर्वछत्रांतक या एकराट सम्राट भी कहा जाता था, क्योंकि इसने इस टाइम पे आते आते इसने कई सारे जो क्षत्रिय राजा थे उनका खात्मा किया था। तो ये एक बात है, ठीक है। तो इसे इसलिए सर्वछत्रांतक और सर्वछत्रांतक या एकराट सम्राट कहा जाता था। इसके अलावा इसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, और इसको जो है कुछ लोग द्वितीय परशुराम के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इसने क्षत्रियों का दमन किया था। इसके टाइम पे क्या हुआ कि मगध का जो साम्राज्य था वो यूपी, राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न पंजाब तक काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका था। तो और इसके अगर दक्षिणी सरहद की अगर बात करें तो विंध्य और नर्मदा घाटी इसकी सदर्न लिमिट बना दी थी। इसके 8 बेटे थे जो कि बारी बारी से 12 साल तक रूल करते हैं, जिनमें से सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है धनानंद, ठीक है। हालांकि 8 बेटे का भी नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो धनानंद है ये अलेक्जेंडर का कंटेम्प्रेरी था, और इस टाइम पे सिकंदर जो है भारत पे हमला कर देता है। तो वो हमला कैसे होता है वो सब भी इसी में हम आगे बताते हैं। बाद में इसका जो तख्ता पलट है चंद्रगुप्त मौर्य करता है अपने प्राइम मिनिस्टर चाणक्य की मदद से। तो ये था नंद एम्पायर का आते आते इस टाइम पे आते आते नंद एम्पायर का जो साम्राज्य हुआ करता था वो कुछ ऐसा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पे एक सम्राट मगध का कब्जा हो चुका था, ठीक है। और यहाँ पे जो है धीरे धीरे एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की तरफ
भारत बढ़ रहा था मगध के अंडर में। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ फॉरेन इन्वेजन की। तो बात दरअसल ये है कि अभी तक हमने ये हमारे वीडियो का सेकंड पोर्शन है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि कैसे ईस्टर्न इंडिया में हमें ये मैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी मगध के अंडर, जिस मगध के एज ए सेंटर अगर हम देखें पाटलिपुत्र और राजगीर को, तो इसको सेंटर मानते हुए हमें ये नक्शा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इस टाइम पे हमें इस तरह का हमें नक्शा मतलब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 325 तक आते आते इतना हो जाता है। शुरू आपका कहाँ से होता है, शुरू मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो शुरू आपका यहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पे आता है, इतना हो जाता है, फिर शिशुनाग के टाइम पे इतना होता है, और फिर फाइनली ये यहाँ पे होता है। तो जब यहाँ पे इस तरीके की प्रोसेस चल रही थी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी, तो उस समय वेस्ट में क्या चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा था। तो उस समय ये हो रहा था कि जो मगध था, ईस्टर्न इंडिया जो था, वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का और इंटीग्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहा था मगध के अंडर में। वेस्टर्न इंडिया में एकदम अपोजिट ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी और फॉरेन इन्वेजन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांधार और कंबोज नाम के दो महाजनपद यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे आते आते क्या होता है कि थे तो वो अभी भी, लेकिन उनके कई सारे फ्यूडेटरीज थे और कई सारे ट्राइबल चीफ थे जो अपनी वफादारी बदलते रहते थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो है सिचुएशन जो थी वो बेहद नाजुक थी। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। इसी टाइम पे क्या होता है कि हमें फॉरेन इन्वेजन के रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में फॉरेन इन्वेजन देखते हैं। पहला है पर्शियन इन्वेजन और दूसरा है ग्रीक इन्वेजन। तो पर्शियन इन्वेजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो पर्शियन इन्वेजन इस टाइम पे जो पर्शियन एम्पायर था, इस पे अखमीरी साम्राज्य का रूल था, और इसका जो फाउंडर था वो साइरस था। और कब फाउंड किया था, 558 BC से, और इसका जो 530 BC तक इसका रूल चल रहा था। इस टाइम पे क्या होता है कि ये भारत के उत्तर पश्चिम सरहद पर, यानी कि उत्तर पश्चिम हद पर ये हमला करता है और कोशिश करता है कि इसको भी जीत लेता है। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है डेरियस वन। तो डेरियस वन 522 से 486 BC के बीच में रहता है, और ये आगे और आगे तक बढ़ता है। और ये इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि बेहुस्तीन इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मिलता है कि गांधार जो था, जिसमें पेशावर और रावलपिंडी के जो इलाके थे वो सब इसके साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है, तो ये सारे जो इलाके थे वो इसने साइरस से ही इनहेरिट किए थे। हेरोडोटस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया फॉर्म्स द 20th क्षत्रप ऑफ द एम्पायर ऑफ डेरियस। तो ये आपका पर्शियन इन्वेजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको दो हिस्से दिख रहे हैं, बैक्ट्रिया है और गांधार है। तो ये बैक्ट्रिया और गांधार कोई और नहीं बल्कि कंबोज और गांधार ही हैं। तो ये सब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडस रिवर जो है इसकी सीमा एक तरीके से आपके बना रही है। तो ये भी आपके पर्शियन एम्पायर के हद में आ गया है। और यहाँ से फिर इसका जो है यहाँ से फिर वेस्टर्न तक यहाँ पे चला जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये दरअसल है कि इस टाइम पे आते आते विदेशियों का हमला होने लगा था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुआ था। वहीं अगर ग्रीक इन्वेजन की बात करते हैं, तो अभी हम इस पर थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा भी देर में आते हैं। आप समझिए क्या होता है। मेन बात ये है कि जो ग्रीस है वो आप ये समझिए कि ये वाला पोर्शन जो है ये ग्रीस है। तो यहाँ से आपके जो है
ग्रीस लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और ये पूरा फिर अपना जीतना शुरू करते हैं। और ये आते हैं अलेक्जेंडर के अंडर में। अब ये अलेक्जेंडर कौन है? तो ये अलेक्जेंडर जो है ये मैसेडोनिया का शासक है और इसके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है। और ये जो है वहाँ से मैसेडोनिया से बढ़ना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे पूरे इलाके को जीत लेता है और कम 300 आई थिंक 336 BC से अपने अभियान की शुरुआत करता है और ये 326 BC तक ये इंडिया के बॉर्डर में पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया था कि हम महाजनपद इराक को जब पढ़ेंगे तो हम लोग 326 BC तक इसकी डेट को अज्यूम करके ले चलेंगे। उस टाइम पे मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे अब आप समझिए कि 326 BC मैंने क्यों लिया था, क्योंकि 326 BC में अलेक्जेंडर का इंडिया पे इन्वेजन होता है। तो अब समझते हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन टू इंडिया। तो अलेक्जेंडर जो इन्वेड करता है इंडिया में वो 326 BC में होता है और यहाँ पे जो है उस सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद वो तक्षशिला की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे जो तक्षशिला का राजा रहता है उसका नाम रहता है आम्भी। तो आम्भी जो है वो गद्दारी कर देता है और वो सरेंडर कर देता है एक तरीके से अलेक्जेंडर के सामने। फिर यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए पुरु के पास, मतलब पूर्व राष्ट्र के पास पहुँचता है। यहाँ पे उसका सामना होता है पोरस से और ये जो पोरस है ये झेलम और चिनाब के बीच के इसका राज्य हुआ करता था। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भीषण लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 326 BC में होता है और ये इतना भयानक रहता है कि शुरुआती मूवमेंट्स में कोई इसका कुछ खास असर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसा ग्रीक सोर्स बताते हैं कि यहाँ पे जो पोरस है इसकी पुरु है इसकी हार होती है और फिर इसको इसका राज्य लौटा दिया जाता है। कुल मिला के 19 महीने रहने के बाद यहाँ पे रहता है। लेकिन होता क्या है कि पुरु को हराने के बाद जब वो आगे बढ़ने भारत की तरफ और आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी सेना आगे जाने से इनकार कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे अगर बढ़ेगा तो मगध बैठा है और मगध यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तक नॉर्थ वेस्ट में जीतते आए थे तो अब यहाँ पे भी इनकी जीतने के चांसेस हैं। आपको समझना होगा कि 10 साल हो गए हैं, 336 BC से ये लगातार इसकी सेना बाहर पड़ी हुई है और इसके सैनिक अभी भी देश जाने को मतलब अपने देश जाने को व्याकुल हैं। लेकिन इसके जो इरादे हैं वो पूरे दुनिया को जीतने के हैं, लेकिन वही है कि सेना की मदद से दुनिया जीती जा सकती है, खुद के लीडरशिप की मदद से तो क्या ही होगा। तो इसलिए ये इसकी सेना जब आगे बढ़ने से मना कर देती है तो फिर वहाँ से ये वापस लौटने लगता है और 323 BC में इसकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में। तो ये होता है इसका अलेक्जेंडर का। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो इससे क्या होता है कि ये जो है ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन एक सीख देता है, एक लेसन देता है कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेगा तो हम इसी तरह कोई भी आके हमें मार सकता है। इस दौरान इसने यहाँ पे रहते हुए 2 शहरों को स्थापना की। एक वो स्थान जहाँ पे इसने झेलम नदी को क्रॉस किया और दूसरा वो स्थान जहाँ पे इसका घोड़ा मारा गया। तो जिस जगह पे झेलम से वो क्रॉस किया उस जगह को इसने कहा निकाला और जिस जगह पे इसका घोड़ा मारा गया उसका नाम है ब्यूकाफेला। तो ब्यूकाफेला जो था वो इसके ब्यूकेफेलस इसके घोड़े का नाम था जहाँ पे इसके घोड़े की मौत हो गई थी। तो ये आप देखिए कि ये इसके एम्पायर का हद है जहाँ से इसने ये आपका गांधार देखने को मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम इन करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखिए ये पर्शिया हो गया, ये जड्रोशिया हो गया यानी बलूचिस्तान, ये गांधार हो गया और ये आपका और हिस्से हो गया। तो ये सब
पूरे मैसेडोनियन मतलब एक तरह समझिए कि ये आपका अलेक्जेंडर का एम्पायर हो गया, और ये आपका बैटल ऑफ हाइडेस्पीस का सीन है, राइट। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की। तो इफ़ेक्ट्स हमें 3 तरीके से देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि डिवाइड और इस बटे हुए राज्य हमें नहीं चाहिए। हमें एक यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। दूसरा सीख यह है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो विदेशियों के हाथों से बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया था, और यहाँ के लोगों को कई बार मारा गया था। तीसरा, यहाँ पे जो सिकंदर था इसने यहाँ की छोटी मोटी जितनी भी रियासतें थीं उनको ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे इसके जाते ही यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हुआ जो कि एक पावरफुल इंडियन एम्पायर बनने की ओर रुख हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईस्ट में आपका मगध ताकतवर ऑलरेडी हो रहा था, तो अब यहाँ से एक सिकंदर के सूर्यास्त होने का वक्त था और एक बड़े साम्राज्य के सूर्योदय होने का टाइम आ रहा था। कॉमर्शियल इफ़ेक्ट की बात करें तो जो अलेक्जेंडर का इफ़ेक्ट था, इसने एक नया लैंड रूट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से ग्रीक और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक ट्रेड शुरू हो सका। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कल्चरल डिफ्यूज़न की, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कल्चरल डिफ्यूज़न देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे जो सिकंदर के साथ आए हुए जो फिलोसफर और स्कॉलर्स थे, उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को काफ़ी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया और उसे अपने जो नोटबुक है उसे में इसमें डिस्क्रिप्शन में डाला। अब सिकंदर क्यों सफल हुआ, तो सिकंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो विंसेंट आयर स्मिथ के हिसाब से अगर बात करें तो ये तो अलग ही सस्ते नशे करते हैं। इनके हिसाब से अगर बात करें तो एशियाटिक पावर जो थी, जैसी भारत थी, वो अलेक्जेंडर के सामने मतलब सस्टेन नहीं कर पाती थी, और इसलिए यहाँ पे ग्रीक सोल्जर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे इंडियंस से। तो ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कोई लॉजिकल पॉइंट है। दूसरा है इंडियन लैड पीटी लीडरशिप एंड वर लाइक फ्रेगमेंटेड अंडर पीटी लीडर्स। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी मगध जैसी ताकत नहीं थी जो इन सबको संभाले, क्योंकि अगर मगध जैसी ताकत होती तो शायद सिकंदर सफल नहीं होता। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ म्यूचुअल राइवलरी। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, आंभी जो राजा था तक्षशिला का, उसने गद्दारी कर दी, इस वजह से सिकंदर जीत पाया। अगर वो गद्दारी ना करता तो हम हार नहीं सकते थे। तो यही बात है कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, यही सीख है इस चीज़ के। तो इसी विचार के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।